हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का प्रीवियस पेपर लैब टेक्नीशियन। और इसके साथ साथ हम 2025 में होने वाली एग्ज़ाम में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। उसमें कुछ संभावित क्वेश्चन इससे अगर बनेंगे तो किस तरीके से हम उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझें। कल भी हमने बताया था कि पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको सिंप्लीफाई करके देखें। कुछ ऐसे अगर वर्ड आ रहे हैं तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करो कि उसका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ अ टिपिकल ऑफ कॉम्फी बैक्टर जेजिनाई। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें इंक्लूड करते ताकि आप कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसको पहले से सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब इसमें कुछ सारी चीज़ें समझने वाली बात है। जेजिनियम बोल दिया तो ये जेजिनियम क्या है, ये हमारा इंटेस्टाइनल का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स है। ठीक है, डिओडिनम, जेजिनियम और इलियम। तो कि जो बैक्टीरिया कहाँ पर लोकेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनियम पार्ट्स में। ठीक है, तो वहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये किस टाइप के बैक्टीरिया है, एनारोबिक्स टाइप का बैक्टीरिया। अगर कॉम्पी बैक्टीरिया का अगर इन्वायरमेंट के ऊपर के पूछ लिया है तो आप इसमें क्या टिक करने वाले हो। नेक्स्ट पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते तो वो क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो यह एनारोबिक बैक्टीरिया होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से समझें, तो इसमें हिंदी का हम देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम कैम्फीबैक्टर जेजिनियम का प्ररूपी है। देखो, परिणाम तो इसमें कन्फ्यूज़न करने के लिए है, बाकी जो इसका मेन मतलब है वो जेजिनियम का प्ररूपी है। और प्ररूपी का कहीं ना कहीं मतलब निकलता है अनुकूलन, विशिष्ट। तो इसमें वही सारी चीज़ें तो कन्फ्यूज़न करने के लिए डाली गई है। बाकी देखो, परिणाम बोल के हमको कन्फ्यूज़न कर रहा है, लेकिन इसका जो मेन मतलब है वो जेजिनी का प्ररूपी। तो प्ररूपी का मतलब पता अनुकूलन विशिष्ट। अगर अनुकूलन आता तो आप उसको 100% इसको सही कर देते, लेकिन यही ट्रिक होता है क्वेश्चन को घुमाने का। को एग्जामिनर सोचता है कि हम कहाँ पर इसको कन्वर्ट करें कि उनकी नज़र पहुँचे ही नहीं। हम परिणाम देखकर इनका हम कैटालिस नेगेटिव और ऑक्सीडेस नेगेटिव में उलझ जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर यही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इसी तरीके से बनाते हैं। देखो, तो प्ररूपी का आप सिंप्लीफाई करो तो क्या होता है, अनुकूलन या विशिष्ट। अब अनुकूलन बोल दिया तो क्या एटमॉस्फेयर के ऊपर से क्वेश्चन बना है ये। ठीक है, और कैरेक्टर से ऊपर बनता है तो हम मोटाइल और नॉन मोटाइल में कन्फ्यूजन होते, तो नॉन मोटाइल या मोटाइल जो भी आता है इसका आंसर रहता है। लेकिन इसमें अनुकूलन बोल दिया तो इसमें हमारा जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्टिमल ग्रोथ एट 42 डिग्री सेल्सियस। अब 42 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हाई है, तो ये एक थर्मोफिलिक टाइप का बैक्टीरिया है। जब हमने हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो का सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी चल रहा है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि अगर किसी बैक्टीरिया का एल्कलाइन हुआ तो कौन से बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, एसिडिक हुए तो कौन से किस टाइप के बैक्टीरिया होंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में कौन से बैक्टीरिया जो नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं। हाई टेम्परेचर पे तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। ठीक है, तो आप भी वहाँ जाके भी ये सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि विच इज टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि सिफिलिस का पता लगाने के लिए निर्धारित के लिए निम्नलिखित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम उतना ज़्यादा जैसे हमें इंग्लिश का समझ में आ जाता तो हम हिंदी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी जो डिफ़िकल्ट होते हैं उसको सोचने में टाइम लग जाता है। ठीक है, जो ईजी हो तो आप उसको सोल्व करके आगे बढ़ें। और चारों ऑप्शंस को अच्छे से रीड करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, देन टिक करें। पहले तो समझ ले कि भाई ये किसके लिए होता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले होते तो वो तो चारों ऑप्शन समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो दिक्कत तो होती है नहीं पढ़ने वालों के ऊपर, क्योंकि वो एमसीक्यूज पढ़ के जाते हैं तो उनको वही आंसर दिमाग में आता है। इसमें हम इसको कैसे पढ़ें कि SGOT क्या है हमारा, ये तो हमारा लीवर टेस्ट है, लीवर कन्फर्मेटरी के लिए, लीवर डिजीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, RA फैक्टर हम लोग अर्थराइटिस के लिए करते हैं। ठीक है, और जो ठीक है, CRP किसके लिए करते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन, हमारी बॉडी में प्रोटीन रिएक्शन के लिए हम लोग करते हैं, उसका इन्फ्लामेशन के लिए। और जो इसका जो मेन है जो VDRL है, ठीक है, वेनेरियल डायग्नोसिस रिसर्च लेबोरेटरी। तो सिप्लेस के लिए तो सभी को पता है कि VDRL टेस्ट करते हैं, नॉट विडाल टेस्ट। अगर इसमें कन्फ्यूजन के लिए विडाल भी डाल देता है
तो विडाल तो हम लोग टाइफाइड के लिए करते हैं, तो VDRL जो कि हमारा सिफिलिस टेस्ट। तो क्या इसके ऊपर से भी बन सकता है कि जो सिफिलिस टेस्ट इसमें क्या इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्या हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें और कॉपी में नोट करते चले कि 2025 में हम लोग इसी एक अंदाज़ा लगा सकते कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कॉपी में नोट करते चले कि जो हम लोग अदर बता रहे हैं, इससे रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, जो आने वाली एग्ज़ामों में थोड़ा संभावित हो सके और आपको हेल्प हो सके। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट मोस्ट रेपिडली टुवर्ड एनोडीज। अब प्रोटीन का जो अंश जो एनोड की ओर सबसे अधिक तेज़ी से पलायन करता है। ठीक है, तो इसमें हमें समझने वाली बात है कि जो हमारे ऑप्शन देखते हैं हम लोग एल्बुमिन, बीटा, गामा और अल्फ़ा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भाई जो हमारे बीटा, गामा, अल्फ़ा क्या है, ये हमारे प्रोटीन पार्ट तो है ही नहीं है, ये तो क्या एक चेन है। ठीक है, तो ये क्या एक हमारे जब प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे अमाइनो एसिड के अंदर जाएंगे, अमाइनो एसिड के अंदर की बात होगी तब इनकी बारी आएगी, लेकिन ये सिंपल प्रोटीन अंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इन अल्फ़ा बीटा गामा के अगर प्रोटीन को तोड़ के अगर उसको और उसमें चेन की बात आती है तो ये हमारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि प्रोटीन अंश। तो प्रोटीन अंश, प्रोटीन का पार्ट कौन है यहाँ पर, एल्बुमिन, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ये हमारे सब क्या है प्रोटीन के पार्ट से। तो जो एल्बुमिन क्या होता है वो एनोड को पलायन करवाता है, तेजी से क्या है वो टूवर्ड करवाता है। जैसे हमने देखा था ना बैटरी में 2 सेल्स होते हैं, एनोड और कैथोड, माइनस प्लस। तो इसमें जो मटेरियल्स होता है, ठीक है, जो उसके अंदर कोयला होगा या जो भी मटेरियल होगा वो उनको क्या कर टूवर्ड करवाता है। और यहाँ पर प्रोटीन के अंदर की बात की जाएगी तो यहाँ पर एल्बुमिन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान रहे प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोलिन, और इसमें और कुछ ऐसा वर्ड डाल देंगे कि ये प्रोटीन पार्ट नहीं है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रहे आप प्रोटीन पार्ट अच्छे से लिख ले, नोट कर ले, पढ़ ले। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, बिलीरुबिन, ये सारे ऐसे प्रोटीन पार्ट है। और एक मायोग्लोबुलिन तो ऐसे दे सकता है, और एक कुछ ऐसा नाम ऐड कर सकता है कि ये प्रोटीन पार्ट नहीं है। ठीक है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप तैयार रहें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्बुमिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द मेजोरिटी ऑफ आवर बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी इज द कंपोज्ड ऑफ, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा भार किस चीज़ का होता है। देखो मेरा तो एक ही फंडा होता है कि हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को बोलता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ को पहले सिंप्लीफाई करके पढ़ो, तभी वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जितना सिंपल रहता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो हमारे शरीर का अधिकांश भार किससे बना होता है, भार मतलब वही वजन पूछा है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वजन किसका है, स्किन का है, स्किन का नहीं है। मसल्स का है, हड्डी का है, तो इनका किसी का नहीं। तो हड्डी तो हमारी क्या पर्टिकुलर रहेगा, उसको क्या वजन रहेगा, उससे ज़्यादा हड्डी से ज़्यादा वजन तो हमारा मांस का होता है। ठीक है, तो बोन्स तो हम हटा ही देंगे, बोन्स ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, और क्या इसमें शरीर के अंगों, तो शरीर के अंगों उसमें भी तो देखो शरीर के अंग है, तो हर एक अंगों का पूछा गया, तो अंगों में भी उतना पार्ट उतना वजन नहीं होगा। तो वजन सब में, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पानी। भाई हम सब में, बोन में पानी है, मसल्स में पानी है, हमारे बॉडी अंगों में पार्ट्स में पानी है, तो सब में तो पानी है। ठीक है, तो भाई कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है इसमें, कोई स्किन लगा सकता है, पार्ट ऑफ स्किन, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी तो हमारे अंदर स्किन की है। तो वो स्किन कब इसका आंसर आता है, जब भार की जगह पार्ट्स पूछ लेता है। ठीक है, लार्ज पार्ट्स इस क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारी बॉडी का बोलते हैं कि बॉडी का पार्ट सबसे बड़ा पार्ट्स कौन का पूछते तो स्किन आएगा, और में पूछेगा तो हमारा लीवर आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है बॉडी में, तो लीवर है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, और सबसे बड़ा 2.5 से 3 किलो तक हमारा उसका वेट रहता है हमारा लीवर का। ठीक है, तो ये में और का में भी बहुत ही डिफरेंट हो जाता है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे अधिकांश, ठीक है, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, बॉडी में पूछा है तो लीवर, और का पूछा बॉडी का तो हमारा स्किन। ठीक है, का और में इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, पढ़ लो अच्छे से, नोटिस कर लो बुक में। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नर्व्स पेयर दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
तो स्पाइनल कार्ड को कैसे समझे हम लोग, इसको 5 भागों में बांटा गया है, क्रेनियल नर्व्स, थोरेसिक नर्व्स, लंबर नर्व्स और सैक्रम और कैक्कस। ठीक है, तो जैसे क्रेनियल, इसमें देखो क्रेनियल नर्व हमारी कितनी होती है 12, ओके, एंड थोरेसिक हमारी 7 होती है, लंबर हमारी 5, सैक्रम 5 और एक कैक्कस, तो कुल मिला के हमारी 31 नर्व्स होती है। कितनी होती है 31, तो हमारा 13 तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, 13 और 22 तो आना नहीं है, कन्फ्यूज़न है हमारा 31 और 33 में। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न कर जाते क्योंकि वो कभी कभी क्या कर देते, सैक्रम को भी हम लोग वो कैक्कस को भी उसमें 5 आते तो 5 जोड़ लेते। ठीक है, तो वो तो ज़्यादा 35 हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 31 आएगा। ठीक है, 12, 7, 5, 5 और 1, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 31। ठीक है, क्योंकि इसमें से देखो और भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर क्रेनियल का, अकेले क्रेनियल का पूछ लिए तो कितने आएगी 12, थोरेसिक का आएगा तो 7, तो आप इन पूरी चीज़ों को लिख ले एक जगह। ठीक है, थोरेसिक को सॉरी क्रेनियल को 12 लिख ले, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कैक्कस। ठीक है, तो कॉक्सी बोलते हैं उसको, तो आप इसको नोटिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक वयस्क मानव में शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल या इजी क्वेश्चन आ गया है, सभी को पता है ये। तो देखो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ते, जो ऐसे कन्फ्यूजन टाइप की जो क्वेश्चन है उनको टाइम दे। ठीक है, सिंपल को तो आप टिक करके आगे बढ़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो इसमें वैसे भी ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात क्या होगा, अगर वयस्क की जगह अगर चाइल्ड दे देता तो 300 आती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि भाई चाइल्ड का पूछ लिया तो आप कितने लगाओगे इसमें 300, कभी कभी 313 भी देखने को मिलती है, 306 भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आएंगे, तो 300 हमारी कन्फर्मेटरी रहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 206। इसका आंसर देखेंगे, विच अमोंग द फॉलोइंग बोन इज द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी सबसे छोटी है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इतने इजी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कर जाते हैं हम लोग, गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है देखो ये जो स्मॉलेस्ट, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है, आइस दे दिया, ठीक है, नोज दे दिया, ऐसे बहुत सारी इसमें दे दिया। ठीक है, बोन, फीमर, तो सबसे बड़ी हड्डी तो आपको जांघ की हड्डी फीमर सभी को पता है, और सबसे छोटी कहाँ होती है, ईयर में, तो वो पार्ट्स दे देगा अलग अलग। ठीक है, पेल्विक दे दिया, सोल्जर दे दिया, एल्बो दे दिया, ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया आपको, और ऊपर लिख दिया स्टेपिस लिख दिया, तो हमको चारों तरफ से क्या होना है, प्रिपेयर होना है। तो इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ सकते हो, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा स्टेपिस जो बोन्स है वो इसकी राइट आंसर है, ना ही वोमर और ना ही मेलेस और ना मिलियस इनकस। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखें कि जो हमारी कान की हड्डी, कान में होती है सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटेगुमेट्री सिस्टम्स स्ट्रक्चर्स आज क्लासीफाइज द एपिडर्मल अपेंडिक्स। देखो इसमें समझने वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमाया है, लिख लिख के इसमें घुमाया है, बाकी सारी चीज़ें तो वेस्ट है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लोग, हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करो सर, सभी क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, भले वो पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी सोचो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमको पढ़ाए ही नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन, फिर भी ये इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसको समझना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतवार प्रणाली संरचना को एपिडर्मल उमंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन समझेंगे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको यहाँ एक ही चीज़ लिखना, एपिडर्मल पूछा है। एपिडर्मल का मतलब होता है हमारी डर्म्स, मतलब स्किन, उसके ऊपर, जैसे हम हार्ट में पढ़ते हैं ना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, तो ईपी का मतलब होता है हार्ट की बाहरी वाली परत, ऐसा को रिलेट करो, तो इसका आंसर आप 100% दे सकते हो। ठीक है, मुझे तो बहुत ही ईजी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए अब भी इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका भी सिलेक्शन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। हालांकि पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, मेन चीज़ समझना पड़ता है। हम लोग पागलों की तरह मेहनत करते तब भी हमें सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। अब उसको अच्छे से समझो पहले तो। ठीक है, तो एपिडर्मल बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, इसमें क्योंकि हमारे ऑप्शन भी हमारे सामने है और शब्द भी हमारे सामने है, तो एपिडर्मल पूछ लिया। तो जैसे कार्डियन मैंने बताया कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और
इंडोकार्डियम। इनका मतलब समझ जाओ, इपी मतलब ऊपरी, ऊपर वाली लेयर, मायोकार्डियम मतलब बीच वाली, मिडिल, और इंडो मतलब अंदर वाली। तो इसमें भी तो बोला है इपीडर्मल, तो स्किन के ऊपर क्या होता है। अब समझ रहे हो क्वेश्चन को भाई। देखो इसमें हम नकारते हैं, इन जो ऑब्जेक्ट है उनको कैसे नकारते हैं हम। जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या है, वो मिडिल में है, ठीक है। मायोडर्मल है वो, क्या है इसमें अगर वर्ड जोड़ेंगे तो मायोडर्मल, इसके डर्मल के अंदर होती है कौन, ब्लड वेसल, ठीक है। और जो नस भी होती है वो भी स्किन के अंदर होती हैं, ठीक है। और स्ट्रेम बेसल्स, ठीक है, स्ट्रेम्बर बेसल भी ये क्या होती है, स्किन के और नीचे होती है। तो जो हमारा हेयर है, ठीक है, हेयर क्या हमारा इपीडर्मल है, स्किन के ऊपर है। तो हो गया ना ये इजी क्वेश्चन। इसी तरीके से पढ़े, अच्छे से पढ़े, शब्द को समझे, सिंप्लीफाई करो। मेरी तरह सिंप्लीफाई करना सीख जाओगे तो आपका भी सिलेक्शन 100% है, ठीक है। इपीडर्मल आपको मतलब पता हो गया भाई, इपीडर्मल मतलब क्या हो गया, ये इसमें पूछ लिया है कि त्वचा के ऊपर, ठीक है, डर्मल के ऊपर। तो डर्मल के ऊपर क्या होता है, हेयर, बाल। तो सी इज इसका राइट आंसर। व्हाट इज द टर्म्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। अब एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें भी समझने वाली बात है भाई, ठीक है। इसको कैसे समझे हम, क्या ट्रिक है इसकी। तो हम ये समझो कि जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो जोड़ों में होते हैं। अब जोड़ों में कितने होंगे, 2, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है ये, एक्स और वाई। अगर इसमें क्या पूछा गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। अब एक्स्ट्रा आएगा तो 3 हो जाएंगे ना भाई साहब, ऐसे समझो। बाकी ऑप्शन तो बहुत कंफ्यूजन के लिए है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आता तो वो कितना हो जाएगा, मोनो, डाई और ट्राई, है कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो उस कंडीशन को पूछा गया है हालांकि इसमें। तो ये भी तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आएगा तो वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या इसमें ट्राई शब्द है कहीं। इस तरीके से देखो, एक अतिरिक्त गुणसूत्र, एक्स वाई की जगह और एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उस कंडीशन को, उस शब्द को क्या बोलेंगे। वही तो बोला गया है भाई, मोनो, डाई और एक और जुड़ जाएगा तो उसका शब्द को क्या बोलेंगे, ट्राई। तो ऐसे आप इसमें त्रिगुण सूत्र, हिंदी में भी उसमें क्लियर दिया गया है, त्रिगुण सूत्रता मतलब ट्राइसोमी इसका राइट आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन तो इसको कन्फ्यूज़न के लिए है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लगे रहो तो आपका भी सिलेक्शन 100% है। देखो पढ़ना और समझना, बाकी देखो बहुत सारा पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको समझना नहीं आता है। बाकी मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास कॉल आ चुके हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमारा बहुत पढ़ लिए फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो यही दिक्कत है, वो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि वो आ रहा है कि जा रहा है, फ्रॉम है कि टू है, ऑफ है कि इन है, इसी में वो उलझ जाते हैं, ठीक है। उनको यही नहीं पता चल रहा कि भोपाल से आ रहा कि जा रहा है, ठीक है। भोपाल से खंडवा जा रहा है या आ रहा है, फ्रॉम टू, ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हो। और यहाँ तो बहुत घुमावदार क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ द लाइफ दैट साइंटिस्ट एग्री इज अलाउ, ठीक है। साइंटिस्ट ने भी अलाउ किया है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी, जिसे वैज्ञानिक ने जीवित मानते हैं। जीवित माना गया भाई साहब, ठीक है। अब जीवित में सबसे, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे सिंपल भी पूछ सकता था। तो इसका आंसर हमारा ओबियसली हम सेल से ही शुरुआत होते हैं। सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो सेल ही होती है। बाकी परमाणु, ठीक है, अणु से ही परमाणु बनता है, ठीक है, अणु से ही एटम बनता है। तो हमारा ऐसे भी हम कोरिलेट करेंगे तो इसका अणु ही आएगा, सेल ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोशिका, ठीक है, अणु तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, कोशिका, सेल। जी हमारी क्या है, ऐसे और क्वेश्चन इसमें आते हैं। जो कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत और कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं। और सेल्स की जो हिस्टोलॉजी होती है साइटोलॉजी होते हैं, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्क्राइब किया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टिश्यू, ठीक है, टिश्यू क्या, ये आप सब जानते हो कि टिश्यू क्या है हमारा, मोर देन सेल्स के ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू के ग्रुप को ही हम लोग ऑर्गन बोलते हैं और ऑर्गन के ग्रुप को हम सिस्टम बोलते हैं और सिस्टम मिला के हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रहे कि टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। विच ब्रेन लोब इफ इंजूर्ड काउज्ड मेमोरी लॉस एंड हियरिंग लॉस। इसमें भी हम कई क्वेश्चन देने वाले हैं, आप ध्यान से इसको देखें। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने वाली बातें हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे,
ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर दें, तो हमें भी और अच्छे अच्छे ठीक है अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में हमको भी और व्याकुलता हो, हम भी थोड़ा उत्सुक हो जाएगी कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं विच ब्रेन लोब इफ़ इंजर्ड काउज मेमोरी लॉस एंड हियरिंग। इसमें समझने वाली बात है कि हमारे ब्रेन के कितने लोब होते हैं, हमें सब होता है, फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल और ऑक्यूपेटल, 4 लोब होते हैं। ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते कि उसमें रियलिटी दे सकते। अगर हम लोग ज़्यादा हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, तो हमारा बैक साइड में जो ऑक्यूपिटल है, ठीक है, ऑक्यूपिटल मतलब जो हाइपोथैलेमस यहाँ पर लोकेटेड होता है, तो वो सब हाइपोथैलेमल कंट्रोल करता है, जो कहाँ पर होता है, बैक साइड है। ठीक है। अब फ्रंटल की बात करेंगे, फ्रंट में एक एक करके सब डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हमको टेंशन होती है। ठीक है। टेंशन होती है तो हमारे दोनों आइट साइड क्या होता है हमारा, ठीक है, फ्रंट साइड में हमें क्या होता है, दर्द होता है। जो हेडेक होता है, क्या हेडेक भी चारों तरफ हमारा दर्द होता है। हम ज़्यादा हंसते तो पीछे साइड दर्द होता है, रोते तो पीछे साइड दर्द होता है, गुस्सा होता है, गुस्से होते तो आइट साइड में दर्द होता है। ठीक है। या पीछे साइड भी, क्योंकि जो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। रोना, गुस्सा, ठीक है, गाना, ये सारी एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो वो बैक साइड पेन होता है। ठीक है। अगर हमको चिंता होती है, टेंशन होती है, तो हम कहाँ पर पकड़े, कनपट्टी पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें अलग अलग इश्यूज है। तो इसमें पूछा गया कि अब जो क्या याददाश्त शक्ति, ठीक है, तो याददाश्त शक्ति हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि याददाश्त शक्ति जिसकी होती है, या हम किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, तो हम क्या होता है, कनपट्टी पे हाथ लगाते हैं या पेन लगाते हैं। जैसे हम कई कॉलेजेस या स्कूल हॉल में या एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, या कोई पेपर दे रहे होते हैं, तो हम कनपट्टी को पेन लगाते हैं या हाथ लगाते हैं। ठीक है। क्या कहाँ पर उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। ठीक है। तो इसमें ये मेमोरी की बात हो रही, तो मेमोरी कहाँ पर होगी, आप सपोज कर सकते हैं हम कनपट्टी को हाथ लगाते तो हम टेम्पोरल में ही तो मेमोरी हो सकती है। ठीक है, वही होती है मेमोरी। तो जैसे किसी की याददाश्त चले जाती है, ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा, दोनों तरफ से वो टेम्पोरल साइड, ठीक है, टेम्पोरल साइड मतलब हमारे मस्तिष्क के आइट साइड, तो उस कंडीशन को बोलते, उस लोब को बोलते टेम्पोरल। ठीक है। तो इसमें मेमोरी लॉस हो गई है। ठीक है। तो उस किस कंडीशन में कौन सा लोब अफेक्टेड होगा, वो होगा हमारा का टेम्पोरल। ठीक है। फ्रंटल तो हमारा सोचने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और पेराइटल लोब का होगा, पेराइटल का ठीक है, पेराइटल मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है। पूरा जो ऊपरी भाग होगा वो पेराइटल होता है। ठीक। तो इसको ध्यान दे कि सबसे टेम्पोरल, इसमें जो मेमोरी लॉस होगी वो टेम्पोरल में। ठीक है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फील्ड दैट स्टडीज हाउ टू बॉडी सरफेस फीचर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। उस क्षेत्र का नाम क्या है जो अध्ययन करता है शरीर की सतह, विशेषता और आंतरिक संरचना दूसरे कैसे संबंधित है। ठीक है। तो हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी तो इसको हटा दो, क्योंकि हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतक विज्ञान, नीचे लिखा हुआ है ऊतक की स्टडी, तो इसको भी हटा दो। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी भी आप देख रहे हो कि भ्रूण विज्ञान। ठीक है। जो भ्रूण होता है, फिटल्स होता है, उसकी स्टडी को हम लोग भ्रूण बोलते हैं, तो दोनों को हट गए। साइटोलॉजी अभी हमने बताया कि कोशिका का अध्ययन होता है। ठीक है। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है वो क्या है, सरफेस एनाटॉमी। ठीक है। तो सतह शरीर की रचना विज्ञान को वो हम लोग इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो देखो सब चीज़ याद हो जाएगी, तो वो तो हम इजी से उसको टिक कर देते हैं। हिस्टोलॉजी ऊतक, एम्ब्रियोलॉजी में भी लिखा है जो भ्रूण विज्ञान होता है, भ्रूण जो न्यूबॉर्न्स होता है, फीटल्स होता है। ठीक है। फीटल से भी जो फर्स्ट कंडीशन है भ्रूण, जैसे उसको, ठीक है, तो उसकी स्टडी। साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी हो रही है। ठीक है। कोशिका विज्ञान। तो जो सतह शरीर का विज्ञान है, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से समझे, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो हर कोई इसको सही करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हेल्प प्रोटीन फोल्ड बाय एक्टिंग अस मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ठीक है। अब इसमें हिंदी में अपन पढ़ के देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु आणविक चैपरॉन के रूप में कार्य करके प्रोटीन को मोड़ने में मदद करता है। ठीक है। अब इसको भी समझते भाई साहब।
ठीक है। तो प्रोटीन में विटामिन में तो कोई विटामिन तो जुड़ता नहीं है, जुड़ेगा तो इसमें देखो लिपोप्रोटीन, ठीक है, या ग्लाइकोप्रोटीन, दो ही चीज़ें। देखो अमाइड को भी हटा दो, क्योंकि अमाइड तो खुद क्या है, अमाइड क्या है, एक प्रोटीन है, तो वो अमाइड तो हटा ही दो उसको। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फोल्ड करने में हेल्प करेगा। तो अब इसमें को रिलेट कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, ठीक है, लिपो सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोजन मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पार्ट, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है। और लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन, तो उसमें यही दोनों ही आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा या तो लिपिड आएगा। ठीक है, विटामिन और अमाइडेज को तो हम लोग हटा ही देंगे, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है इसको वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वो फोल्ड नहीं करवाता, वो एक ही काम करवाता है, एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट को तो हम लोग इसमें हटा ही देंगे, लेकिन इसमें क्या है, फोल्ड करना है। तो लिक्विड जो देखो प्रोटीन एकदम सॉलिड है, तो उसमें लिपिड उसके साथ मिलेगा, तो तभी तो उसको मोड़ने में आसानी, फोल्ड हो पाएंगे कि नहीं। वो लिपिड क्या है, एक मुलायम चीज़ें है, तो वो लिपिड को वो प्रोटीन को क्या करेगी, फोल्ड करने में मदद करती है। तो वो यही सारी चीज़ें तो पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से समझे हम लोग, कितना इजी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस समझने की बारी होती है। ठीक, अगर आपको इन फ्यूचर अगर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आ गया अगली एग्ज़ाम में कि भाई प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क है, तो कार्बोहाइड्रेट उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिपिड का पूछ लिया, आप कार्बोहाइड्रेट का दोनों का पढ़ ले। भाई विटामिन और ये अमाइड को आप हटा दे, और कार्बोहाइड्रेट और ये लिपिड है, तो लिपिड का मैंने बताया कि लिपिड ही इसको फोल्ड होने में, क्योंकि लिपिड क्या मुलायम है, तो वो टूटने नहीं देता है, प्रोटीन मोलिक्यूल को फोल्ड करके वो, ठीक है, हमारी बॉडी में वो ले जाता है। ठीक है, उससे बाइंडिंग करके, ताकि वो लिपिड टूटे, वो सॉरी प्रोटीन टूटे ना। तो कौन बाइंड होगा, लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट अगर इसके साथ जुड़ेगा तो वो तो एनर्जी देगा भाई साहब। ठीक है, अगर एनर्जी के ऊपर से ऐसा क्वेश्चन बना इन फ्यूचर तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट लगाना। ठीक, तो कितना इजी क्वेश्चन रहा है हमारा, लिपिड इसका राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन एडिपोसाइट एंड जर्मिनेटेड सीड्स। ठीक है, इसमें भी ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडोसाइड और अंकुरित बीजों में व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसको कैसे समझे हम कि इसमें क्या पाया जाता है, लाइपेज होगा, प्रोटीएज होगा, ये सारे एंजाइम है। लाइपेज मतलब एक लिपिड वाला एंजाइम है, प्रोटीएज प्रोटीन वाला एंजाइम है, सेल्यूलर एंजाइम है, और एक हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका अंदर हमारा लाइपेज आया है। ठीक है, तो लाइपेज इसका आंसर क्यों आया है, समझने वाली बात है। ये क्या करता है, इसको हमारे जो एंजाइम के जो बीज होते हैं, ठीक है, तो बीज में हम लोग कोई भी लाइपेज मिला के, ताकि वो अच्छी तरीके से वो अंकुरित हो वो, ठीक है, टूट फूट ना उसमें। ठीक है, क्योंकि जो बीजों का हम लोग डालेंगे तो वो टूट फूटने के चांसेस है, तो उसके जो पार्टिकल्स है, अंकुरित पार्ट्स है, वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए हम उसको थोड़ा लिक्विड पाइड करके, ठीक है, उसमें मिला के डालते हैं। इसलिए इसमें जो एंजाइम्स होता है वो लाइपेज एंजाइम क्या होता है, उसको व्यापक रूप देता है। ठीक है, जर्मिनेटेड मतलब वो बीज निकलने में उसको मदद करता है। तो उस समय कौन सा क्या प्रेजेंट होगा, यही सारी चीज़ें तो बताया गया। तो लाइपेज जो अंकुरित बीजों को जो टूटता फूटता है ना, तो क्या होगा, लिपिड ही उसमें लाइपेज होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा, तो लाइपेज वाला एंजाइम होगा उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वेयर डज आवर बीटा ऑक्सीडेज ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन आवर बॉडी। बीटा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब और देखेंगे हम लोग, बीटा ऑक्सीडेज होगा तो क्या होगा, हमारी एनर्जी आएगी। ठीक है, जो फैटी एसिड है हमारा, अब वो क्या हो रहा है, उसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का। ठीक है, यहाँ अच्छे से समझो, देखो हमारे शरीर में वसी अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जहाँ पर भी ऑक्सीकरण की बात आई, मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर भी ऑक्सीकरण की बात आई वो उसमें लगा दोगे आप लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी देता है। अब एनर्जी शब्द, अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो एनर्जी की बारी कहाँ आती है हमारी, हमारे सेल्स में एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पूरी एक्टिविटी कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई जो बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा,
क्योंकि एनर्जी कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी मैंने प्रीवियस को में बोला, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्या करवा रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। और लिपिड में उसको क्या कर रहा है? उसको मुलायमता वो क्या मुलायम उसको प्रोवाइड करवाएगा ताकि उसको फोल्ड होने में आसानी हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि प्रोटीन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसके थ्रू होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एनर्जी दे रहा है। और यहाँ पर भी तो वही सारी चीज़ें देखो कहीं ना कहीं को रिलेटेड करी जाती है, जुड़ी कहीं ना कहीं समानता आई जाती है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन तो हमारे दिमाग में आ जाता है एनर्जी। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन शब्द आता है तो एनर्जी, और एनर्जी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऊर्जा का पावर हाउस है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी तभी तो एनर्जी आएगी। तो बाकी इन चीज़ें कन्फ्यूज़न करने वाली है, पर ऑक्सीमोसोम से भी कन्फ्यूज़न करने वाली है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज़ अ राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को समझो, रटो मत, उसको समझो। हम रियली बोल रहे हैं, जो इंसान समझना सीख जाता है ना, रटना नहीं समझना सीख जाता, वो इंसान कोई सी भी एग्ज़ाम, बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी हाई लेवल की एग्ज़ाम निकाल सकते हो। फिलहाल तो ग्रुप 5 है, उसका सामना करो, डटे रहो उसमें। ठीक है, हम आप लोगों के साथ हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपको समझाइश दे सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कि किस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करें। और मेरा तो तात्पर्य यही रहता है कि आपको सिखाऊं मैं कुछ चीज़ें, भले कंटेंट कम दूँ लेकिन अच्छे से सिखाऊं ताकि आप सामना कर सको। हथियार आपका दिमाग है ही, ठीक है, हथियार के तौर पे आपका माइंड है ही, उसी को आप यूज़ करना सीखें तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। हम आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोग भी आपका सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो तो हमें भी लगता है कि नहीं, लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन फेट। जो फेट के अंदर जो OH ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये, ठीक है, तो उसको कौन सा रिलेट करता है? अब इसमें हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वसा में OH समूह की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? OH समूह की संख्या को कौन व्यक्त करता है? ठीक है, तो हम ये ऐसी चीज़ें इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, रिच मिसेल्स वैल्यूम, तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो वो को रिलेट कर रहा है उसमें। ठीक है, रिचर्ड मिसेल्स मान या पोलेस के मान, आयोडीन मान, ठीक है, या ठीक है एसिटाइल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें जो उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक एसिटाइल ग्रुप होता है और एक वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है। तो जो एसिटाइल हमारा एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब कोई भी दो जो हमारे बॉन्डिंग होते हैं और उसमें एक्स्ट्रा जो एंजाइम्स आते हैं उसको हम लोग को एंजाइम बोलते हैं। तो को एंजाइम में कौन हमारा जुड़ता है? एसिटाइल। और इसमें क्या बोला गया है कि जो OH, ठीक है, OH का एक समूह है, तो इसके साथ किसको हम रिलेट करेंगे? को एंजाइम को। तो एसिटाइल इसका राइट आंसर होने वाला है। आयोडीन तो उसके नंबर है, ठीक है, उसकी संख्या को दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग की बात करिए, समूह की संख्या को व्यक्त कर रहा है उसमें। ठीक है, ग्रुप की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी का लिपिड में जो उनके नंबर, एटॉमिक्स नंबर, वो अलग हो जाता है। इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज रेंसिडिटी ऑफ लिपिड इन लिपिड रिच फूड। अब ये भी क्वेश्चन देखो अच्छे से समझो इसको। निम्नलिखित में से किसके कारण लिपिड युक्त खाद्य पदार्थ में लिपिड की अम्लता होती है? ठीक है, कोई भी हम लोग ऐसे वसा युक्त पदार्थ लेते हैं तो उसमें वो वसा क्यों बनी रहती है, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देखो हिंदी का आप पढ़ो तो निम्नलिखित में से किसके कारण लिपिड युक्त खाद्य पदार्थों में लिपिड की अम्लता होती है? ठीक है, तो वो हमेशा जो लिपिड वाला जो तेली पदार्थ होते हैं उसमें हमेशा वो क्या तेल बना रहता है, तो किसके कारण? ठीक, तो हम इसमें देखेंगे फैटी एसिड रिड्यूस। देखो अगर रिड्यूस होगा, फैट एसिड की कमी होगी, तो उसमें क्या अम्लता दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो ए आंसर हमारा गलत हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाइड्रोजिनेसिस
हाइड्रोजिनेसिस का मतलब होता है कि जो फैटी एसिड का जो उसमें जो अम्लीयता है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजेनेसिस हो जाएगा। तो उस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के हाइड्रोजेनेसिस का पूछ रहा है, तो उसके कारण भी अम्लीयता नहीं होगी, वो उसका जो ऑयली पदार्थ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बने रहने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। असंतृप्त वसीय अम्ल हाइड्रोजन, तो ये भी इसमें उसका गलत आंसर होने वाला है। तो उसमें मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को कोरिलेटेड करती है। तो उसमें क्या प्रोसेस, जो फैटी एसिड का ऑक्सीडाइज होते रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होते रहता है, तभी वो कि उसमें क्या एकदम वो पूरा अम्लीयता बनी रहती है उसमें, तभी उसमें क्या ऑयली वो बने होते हैं अम्लीयता के कारण, ठीक है। फैसिड ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसमें, ठीक है। अब देखो रिड्यूसन हो, फैटी एसिड रिड्यूस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर तो गलत हो जाएगा। हाइड्रोजिनेसिस हो जाएगा तब भी उसमें अम्लीयता नहीं दिखाई देगी, और इन दोनों में तो हाइड्रोजिनेसिस बताइए रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। उसके कारण ही उसमें कोई हम चिप्स या लो या कोई भी खाद्य पदार्थ हो तो उसमें हमेशा वो ऑयली बनाए रहता है, तो उसमें किसके कारण होता है, वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के कारण ही वो ऑयली बने होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से देखो, अगर ये अम्लीयता के कारण अम्लीयता समाप्त हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका आंसर आएगा 100% फैटी एसिड रिडक्शन, ठीक है, कि फैटी एसिड की कमी के कारण उसमें अम्लता में कमी होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कोरिलेट करते पढ़ते जाओ, ठीक है। इस बार सिलेक्शन 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ लिपिड ठीक है, अनसेचुरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच अमोंग द फॉलोइंग। इसमें क्या पूछा गया है कि लिपिड असंतृप्त डिग्री को निम्नलिखित किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, असंतृप्त की डिग्री। तो किसके उसमें हम ऑप्शन देखेंगे, आयोडीन नंबर, सेप्नोफिकेशन नंबर, ठीक है, या आयोडीन नंबर, या साबुनीकरण नंबर, या रिचर्ड्स मिशेल्स नंबर, या पोलेस्क नंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया, असंतृप्त डिग्री को निम्नलिखित में से किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। असंतृप्त डिग्री मतलब अघुलनशील, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे, कौन सा नंबर होता है, आयोडीन नंबर, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन को असंतृप्त डिग्री को नापेंगे, कोई भी जो लिपिड होगा, लिपिड को अगर अघुलनशील लिपिड होगा, ठीक है, तो उसकी जो डिग्री को नापेंगे हम लोग किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो आयोडीन नंबर के रूप में, ठीक है, ना कि सेप्नोफिकेशन साबुनीकरण, और ना ही हमारा रिचर्ड मिशेल नंबर आएगा, और ना ही पोलेस्क। तो इसका आयोडीन नंबर इज द राइट आंसर। सीधा सिंपल है, फंडा है, जो ऐसा लिपिड जो अघुलनशील हो, ठीक है। असंतृप्त मतलब क्या होता है, अघुलनशील, ठीक है, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें वो नहीं है, अनसेचुरेटेड बोल दिया उसने, तो वो एक ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अघुलनशील को हम लोग आयोडीन से मिला लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लिया है कि व्हाट इज द टर्म्स फॉर डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टिपिकल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्स, विशिष्ट शारीरिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं या संरचनाओं के व्यवधान, ठीक है, या हस्तक्षेप के लिए शब्द क्या है, ठीक है, या फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है। इसमें क्या पूछा, अच्छे से पढ़ो, इसमें विशिष्ट शारीरिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं या संरचनाओं के प्रावधान या हस्तक्षेपन के लिए क्या शब्द है, ऐसा पूछा है। तो फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है, विशिष्ट पूछा इसमें, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दो, एक विशिष्ट शारीरिक शब्द पूछा है, स्पेसिफिक चीज़ पूछी इसमें, ठीक है, इसमें मेंशन भी किया गया है, स्पेसिफिक चीज़ पूछी इसमें, ठीक। तो इसका क्या आएगा, इसमें कार्यात्मक सीमा, कार्य करने की क्षमता, वो शारीरिक विशिष्ट पूछा है ना, और विकासात्मक, तो विकास और सीमा का कोई लेना देना नहीं है, संरचनात्मक ऐसी चीज़ें उसमें पूछा है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, तो ये तो बीमारियों का घर है, जिसमें बीमारी का अध्ययन करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट जाएगा। सामाजिक नकल, ठीक है, या सोशल इमिटेशन, ये भी आ जाएगा। तो उसका जो तौर तरीके, ठीक है, तौर तरीके देखो, मोडालिटी इसमें स्पेसिफिक पूछ लिया ना,
स्पेसिफिक पूछ लिया, इसमें देखो विशिष्ट नाम आया है, तौर तरीके विशिष्ट, और इसमें यही सारी चीज़ें तो पूछे, विशिष्टता पूछी थी उसमें, ठीक है, कि विशिष्ट शारीरिक, ठीक। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इसका राइट आंसर है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक, विशिष्ट शारीरिक और विकास, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, शारीरिक विज्ञान का, और विचारात्मक प्रक्रियाओं का संरचनाओं में प्रावधान पूछा उसमें, ठीक है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ टैक्स दैट इज स्पेसिफिक टू अ सिंगल सेंस और मूवमेंट पैटर्न इज कंटेक्स्ट ऑफ रिहेबिलिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारे दिमाग से बाहर हो जाते हैं, ठीक। तो हम लोग इसमें, हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ी देखो, ये दोनों क्वेश्चन रिलेट कर गए थे, ठीक है। इसमें पैथोफिजियोलॉजी पूछा गया था, तो इसका पैथोफिजियोलॉजी इसका राइट आंसर आएगा। इसमें देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया कि उस कार्य का नाम क्या है जो पूर्णवास इंजीनियरिंग के संदर्भ में एकल अर्थ या गति के पैटर्न के लिए विशिष्ट है, ठीक है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन हटने वाला है, आप इसमें विशिष्ट स्पेसिफिक शब्द देख लो इसमें, ठीक है। इसमें भी स्पेसिफिक शब्द मेंशन है और इसमें भी विशिष्ट शब्द मेंशन है। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगा के इसमें कार्यात्मक सीमा, लिमिटेशन, ये सारी पैथोफिजियोलॉजी तो इसमें कहाँ से कहाँ तक नहीं आएगा। तो इसका मोडालिटी स्पेसिफिक, ठीक है, तौर तरीके विशिष्ट इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसमें वही भाई इंजीनियरिंग तौर तरीके से ही काम करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो उस कार्य का नाम क्या करते हैं भाई। जो इंजीनियरिंग के संदर्भ में पूछा गया ना, तो इंजीनियर क्या कर एकदम तौर तरीके से काम करता है, एक स्पेसिफिक रूप से घर बनाता है। देखो बिना इंजीनियरिंग का घर बनाते तो वो कुछ भी, ठीक है, उल्टे सीधे घर बना जाए, तौर तरीके से घर नहीं बनते हैं। ऐसा हम भाई कोरिलेटेड करके पढ़ सकते किसी भी चीज़ों को, ठीक। तो इंजीनियरिंग क्या करता है, तौर तरीकों से काम करता है। तो इसमें तौर तरीके विशिष्ट इसका राइट आंसर आएगा, सी इज इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बोन मेरो टेस्ट वाज इन्वर्टेड इज विच अमोंग द फॉलोइंग ईयर्स, निम्नलिखित में किस वर्ष में अस्थि मज्जा परीक्षण का आविष्कार किया गया था, ठीक। तो ऐसा ही अगर CSF के लिए पूछ लिया तो अब बोन मेरो एस्पायरेशन, आप जानते हो कि इसमें क्या बोन मेरो, तो ये हमारा जो बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है, पहले वो रेड कलर का होता है, धीरे धीरे वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो हम लोग जैसे चिकन भी खाते हो, सब लोग अधिकतर नॉन वेजिटेटिव होते हैं, ठीक है। तो नॉन वेज खाते हैं तो उनको पता होता है, ठीक है, जो बोन्स के अंदर जो एक उनको मटेरियल मिलता है वही बोन मेरो होता है, ठीक। तो उसकी खोज, उसका आविष्कार कब किया गया था, 1953, 1986, 1960 या 1874। तो उसका आविष्कार कब किया गया था, 1960 को। तो ऐसे आप CSF के लिए भी ज़रूर लिख लें, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। CSF से बोन मेरो कलेक्शन के लिए भी आप देख ले, ये एडल्ट और चाइल्ड में अलग अलग होता है। मैंने इसमें जब मैंने एक सीरीज़ चलाई तो उसमें भी मैंने पूछा गया है, हमारे यूट्यूब पे भी इसके क्वेश्चन डले हुए हैं, बोन मेरो एस्पायरेशन कहाँ से किया जाता है। तो ये पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से किया जाता है, ना कि एंटेरियर से। किससे होता है ये, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। तो ये एडल्ट में, और चाइल्ड में की बात की जाए तो चाइल्ड में ये स्टर्नम से या टिबिया के हेड ऑफ टिबिया से किया जाता है चाइल्ड में, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन नोट कर लो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोन मेरो से रिलेटेड, ठीक है, कि इसका कलेक्शन कहाँ से किया जा सकता है और कौन किया जा सकता है। तो जो ट्रेनेड फिजिशियंस होता है वही इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बोन मेरो कौन कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो ट्रेनेड फिजिशियन होता है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट नहीं करता है, इसका ट्रेनेड फिजिशियन करता है, ठीक। कहाँ से करता है, पोस्टियर इलियक क्रेस्ट से, पोस्टियर साइड में, ठीक है। पेशेंट को उकड़ू करके बिठा देते हैं और वहाँ से उसको एनेस्थीसिया दे के करते हैं, ठीक है। और चाइल्ड में कहाँ से करते हैं, स्टर्नम और हेड ऑफ टिबिया। तो आप CSF के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का भी आप ज़रूर पढ़ के रखें
क्योंकि उससे भी क्वेश्चन, उसका आविष्कार कब किया गया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप तैयार रहें। प्लेटलेट हैव अ एवरेज लाइफ स्पेन इज अ हाउ मेनी डेज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते हो कि प्लेटलेट का औसत जीवन काल कितना होता है। तो अलग अलग बुकों में लिखा गया है, तो भाई लोग ध्यान दें, इसमें अच्छे से इसको पढ़े। अधिकतर बुकों में 9 से 12 दिन भी लिखे होते हैं और मोस्टली ये 10 दिन का होता है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि 9 से 12 दिन, ज़्यादा नहीं होता, ये 9 से 12 दिन प्लेटलेट का होता है। डब्ल्यू लिख लो, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं हम लोग, आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं कि प्लेटलेट का देखो एवरेज है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कुछ का कुछ बताएगा, 9 से 12 भी बताएगा, 7 से 10 भी बताएगा और 10 भी बताएगा। लेकिन जो एक्यूरेसी है आप ध्यान से उसमें पढ़े, 10 से 7 इसका एक्यूरेसी है, लेकिन आप 9 से 12 तो पढ़ ही लो। ठीक, अब ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, लेकिन 9 से 12 आई थिंक मेरे हिसाब से पढ़ ही लो। ठीक, WBC की भी ऐसा ही कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होती है। रेड ब्लड सेल्स में भी आजकल बहुत कन्फ्यूज़न है, वो 120 डेज़ वाला ख़त्म हो गया है। अब हर कोई उसमें रेंज का भी पूछने लगे हैं, तो रेंज में पूछ लो। तो देखो प्लेटलेट का नोट कर लो, 9 से 12 दिन। ठीक है, और आप कोष्ठक में और भी ऐड कर लो 7 से 10 दिन, और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो 10 दिन लगाना है। यहाँ पर तो हमें क्या लगाना है, ठीक है, एक दिन तो होता ही नहीं है, 50 दिन होते ही नहीं, 100 दिन होते ही नहीं है, तो 10 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ WBC का भी नोट कर लो। WBC का नॉर्म हम पूरा बता दे रहे हैं। WBC का अप्रोक्स होता है 13 से, ठीक है, 13 to 15 डेज। ठीक, 13 से 50 दिन तक का रहता है WBC का, याद रखें। और RBC का रहता है 70 से 140। ठीक है, वो फिक्स है, 120 डेज हम लोग बहुत बुकों में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका रेंज आप ज़रूर लिख लें, क्योंकि अभी उसमें पूछते ऐसे क्वेश्चन RBC का भी, तो 70 से 140 दिन, क्योंकि अभी जो नौजवान पीढ़ी है भाई, 70 दिन में भी उनकी RBC ख़त्म हो जाती है। वो पहले जब यूरिया खाद नहीं खाते थे ना, तब वो 120 दिन तक चलती थी, अब 70 दिन में भी ख़त्म हो जाती है। तो आप उसका नॉर्मल रेंज ज़रूर पढ़ें, RBC का, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमी सॉलिड टिश्यूज दैट मे बी फाउंड विद इन द स्पॉन्जी और कैल्किलियस रीजन्स ऑफ बोन। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर क्या आने वाला है, देखो इसमें क्या पूछा है कि एक अर्धठोस ऊतक का नाम क्या है जो हड्डियों के स्पंजी या जालीदार छिद्रों के भीतर में पाया जाता है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, तो वो क्या चीज़ आने वाला है हमारा, बोन मेरो। बोन मेरो के बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किए। देखो इसमें खून तो खून भी दे दिया इसमें, ठीक है, ब्लड दे दिया, तो ब्लड बोन मेरो से बनता है, हड्डियों में बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पूछता तो बोन मेरो के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता, लेकिन ये क्या होता है, वही मैं डबल बताना चाहूँगा कि जो सॉफ्ट बोन होती है उसके अंदर भी होगा, और एक जो अब बोन के अंदर आप देखा होगा तो एक जाली, एक ऐसा एक जो मकड़ी का जाल है, ऐसा एक बारीक जाल होता है, वहीं पर हमारा बोन मेरो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें वही सारी चीज़ें तो पूछी गई है कि जो एक अर्धठोस, ये एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है। ठीक है, जो हड्डियों के स्पॉन्जी या जालीदार क्षेत्रों के भीतर पाया जाता है, तो वो बोन मेरो पाया जाता है। ठीक है, बोन्स के अंदर, और बोन्स मेरो में ही हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हालांकि आप तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स तो इसका आंसर आप कभी करोगे ही नहीं, आई थिंक सब जानते हैं इतना तो। ठीक है, इससे और ज़्यादा जानते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने पूरा बोन मेरो का क्वेश्चन बता दिया कि इसका कलेक्शन ज़रूर, अभी हम लोगों ने देखा कि 1947 में 1960 में इनका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, पहले नहीं कोई जानता था कि बोन मेरो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सिकल सेल्स एनीमिया पेशेंट अवॉइड। अब सिकल सेल पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सिकल सेल्स एनीमिया के रोगी को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए, स्विमिंग से बचना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, या न्यूमोकोकल इम्यूनोलाइजेशन से बचना चाहिए, या ईयरली एंटीबायोटिक्स ऑफ रिस्पायरेशन इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डिहाइड्रेशन। देखो आंसर आप देख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है वो है आपको सिखाना।
क्वेश्चन को सीमा, क्योंकि इस जो प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड कर जाते हैं। ठीक, तो आपको कैसे सीखना है, किस को तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से हैंडल करना होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डिहाइड्रेशन। मतलब जिसको सिकल सेल्स की बीमारी है, अब सिकल सेल्स कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये डेफिशिएंसी है। ठीक है, आप जानते हो सिकल सेल्स क्यों होता है, आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ब्लड की कमी से सिकल सेल्स हो जाते हैं। अब सिकल सेल्स में क्या हो जाता है, अब हाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स भी पूछ सकते हैं। सिकल सेल्स किस जो मून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे आरबीसी का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या एक चांद के आकार का बन जाता है। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, हमारी एक क्वेश्चन बनता है कि सिकल सेल्स अगर हमारी बॉडी में हो जाएगा तो हमारी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो वो होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, हाइपोक्सिया, क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछा गया है। ठीक, क्योंकि देखो सिकल सेल वो चांद का आकार, अब हमारा सिकल आरबीसी क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, अगर अब ये चांद के आकार हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी हो जाएगी हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन की। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज़रूर ऐसी चीज़ें भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, जो सिकल सेल पेशेंट होते हैं उनको हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं, पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। तो स्विमिंग तो कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया है, स्विमिंग से कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इम्यूनाइजेशन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, और ईयरली एंटीबायोटिक्स और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उसमें उससे कोई असर नहीं पड़ता है। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डॉक्टर अभी हमेशा बोलते हैं ना कि जो सिकल सेल्स होता है उसको आपकी बॉडी को पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, पानी पीते रहना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके हम लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, सिखा ही रहे आपको किस तरीके से बैठना है। विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डाइल्यूटेड ड्यूरिंग WBC काउंटिंग। ठीक है, देखो अगर WBC में अगर इसमें पहले क्या इजी क्वेश्चन आते थे, टंग्स फ्लूइड दे दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या जेंकर ऐसे वो फ्लूइड देते थे, तो हम लोग क्या फट से लगा देते टंग्स फ्लूइड, WBC के लिए टंग्स फ्लूइड। लेकिन अभी वो कंटेंट पूछ रहा है। ठीक है, WBC गणना के दौरान किन अभिकर्मों को तनुकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डाइल्यूशन बनाने के लिए, तो एसिटिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी उसके नहीं है। ठीक है, एसिटिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड, ये भी ठीक है, ये भी इसके कंटेंट नहीं है। तो जो एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वही हमारा डाइल्यूशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ना कि ट्राइफॉस्फोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो अब इसको भी अच्छे से पढ़ लें। ये ऐसी चीज़ें WBC के वो RBC के ऊपर भी बन सकते हैं, तो वो भी ज़रूर पढ़ के रखें। इस बार WBC पूछा है, अगली बार RBC पूछ ले। ठीक, तो RBC के सारे सॉल्यूशंस और उसके कंटेंट ज़रूर पढ़ ले। देखो इस क्वेश्चन को कितना ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही है इजी, सिंपल पूछा गया। इसमें WBC की नॉर्मल रेंज ही पूछी गई है, लेकिन देखो पूछने का तरीका देखो इनको, कि श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC का एक वयस्क के रक्त का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक, पूछा गया इसमें WBC की नॉर्मल रेंज, लेकिन घुमा रहा है वो। मैं ऐसे बोल दूँ कि इसमें नॉर्मल रेंज ऑफ WBC तो सब 4,500 से 11,000, ठीक है, ऐसा लगाओगे तो नॉर्मली 11,000 से 11,500 भी देखने को मिलती है, और अधिकतर बुकों में 4,500 से 11,500 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर WBC की नॉर्मल रेंज ही पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें देखो 1000 से कितना पूछा गया, इसमें 1000 से 2500, तो ये तो उसका गलत आंसर है। ठीक है, 1000 से 2500, 2500 से 3000, ठीक है, और 3000 से 3500, ये सारी चीज़ें आंसर गलत है। तो हमने WBC नॉर्मल रेंज तो सभी को पता है, तो सभी को नॉर्मल रेंज भी याद रख ले। RBC की भी मेल फीमेल सभी पूछ ले। हमेशा RBC की मेल फीमेल में कन्फ्यूज़न करते हो, कभी कभी मेल का पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये 4000 और 4000 से 11,000 हमारा राइट आंसर है। ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ लिम्फोसाइट
सब टाइप, लिम्फोसाइट का सब टाइप पूछ रहा है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने की देरी है इसमें। लिम्फोसाइट अगर बात आती है तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ आना चाहिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। नोट कर लो, ये इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लो अच्छे से कि ठीक है, लिम्फोसाइट क्यों, जो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। लेकिन बी, अब नाम से ही पता चल रहा है, बी और टी, टी मतलब थाइमस, बी मतलब बोन मेरो, ऐसा को रिलेट कर लो। तो दोनों का फॉर्मेशन, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो बोन मेरो में ही होता है। लेकिन जब मैच्योरेशन की बात आती है तो बोन मेरो में तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही रह जाता मैच्योरेशन के लिए भी, और टी लिम्फोसाइट वो चले कहाँ चले जाता है, हमारा थाइमस में, वहाँ पर उसका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारे को रिलेटेड करना है। तो जी सेल्स और पी सेल तो आएगा नहीं। ठीक है, यू सेल्स भी नहीं आने वाला है, तो इसका जो आंसर आएगा टी सेल। ठीक है, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, बी को सी का है। और एक को आते हैं इसके ऊपर से, वो भी नोट कर लो, टी सेल और बी सेल। तो जो मेन एंटीबॉडी से लड़ता है वो बी सेल है, और जो टी सेल है वो हेल्पर सेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी सेल क्या है, वो तो डायरेक्टली एंटीबॉडी से लड़ जाता है, लेकिन जो टी सेल वो हमारी हेल्पर सेल है, वो खुद से एंटीबॉडी को नहीं लड़ती है, वो बी सेल की हेल्प से, या एक हैप्टोन नाम है। ठीक है, इसको हैप्टोन नाम भी देते हैं, तो ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन ओलिगोयूरिया इन रीनल केसेस। अब रीनल केसेस की बात हो जाएगी, रीनल मतलब किडनी, किडनी में, किडनी के अंदर कोई बीमारी है। ठीक है, अब किडनी के अंदर, अंदर चले जाओ डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लेके, तो इसका आंसर आप इजी से निकाल लोगे। अब किडनी का नाम आना चाहिए। अब पहले तो ओलिगो का मतलब समझो। ठीक है, अनयूरिया का मतलब होता है यूरिया पास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, अनयूरिया, यूरिया हो ही नहीं रहा है। ओलिगो मतलब होता है कुछ, पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूरिया। ठीक है, पोली यूरिया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया होता, तो इसकी मात्रा भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अनयूरिया मतलब कम्प्लीटली यूरिन पास ही नहीं हो रहा है। नेक्ट यूरिया मतलब नाइट के दौरान यूरिन पास करते हैं, पेशाब ज़्यादा लगना है, नेक्ट यूरिया बोलते हैं। ठीक, तो ऐसी सारी चीज़ें और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। नेक्ट यूरिया के ऊपर से भी आता है, जो नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा में यूरिन पास आउट करते हैं, वो नेक्ट यूरिया की कंडीशंस में आती हैं। जैसे कि बच्चे पेशाब कर देते हैं नींद में, तो नेक्ट यूरिया उनको डिजीज़ होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला वो भी हम बहुत सिंप्लीफाई करके बताने वाले हैं। ओलिगो बोल दिया मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, सॉरी कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में बोल रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ, तो कुछ अब अचानक यूरिन कम हो जाता है, बॉडी में आ रहा है लेकिन कम हो रहा है, तो किस कंडीशन में कम कम हो रहा है, तो हम देखेंगे भाई। डायबिटीज़ मेलाइटिस में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब लगती है। ठीक है, जो मधुमेह डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है, लेकिन यहाँ तो कुछ पूछा गया है, तो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस इसका रॉन्ग आंसर हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस भी रॉन्ग आंसर हो सकता है। ठीक है, हो गई। ठीक है, और प्रोस्टेट, प्रोस्टेट हमारे ग्लैंड से, ठीक है, हाइपरट्रोपी, तो इससे भी नहीं है। तो अब जैसे मैंने बोला था ना, इसमें रीनल क्या पूछा था, रीनल, तो हम डायरेक्ट अंदर ही जाएंगे ना, तो एक्यूट ट्यूबुलर, ट्यूबल्स जो रीनल में जो ट्यूबल्स होते हैं ना, तो वो उसमें क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब होता है उसमें क्या हो जाता है, वो सिकुड़न हो जाती है, कहाँ पर, ट्यूबुलर्स में। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन ट्यूबल्स होते हैं ना किडनी नेफ्रॉन के अंदर, जो ट्यूबल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने के कारण क्या होता है, पेशाब आना कम हो जाता है। ठीक, तो पेशाब आना कम हो जाएगा तो वो किस कंडीशन में हो जाएगा, ओलिगो कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूरिन इन जॉन्डिस। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई साहब, कि पीलिया में पेशाब का रंग कैसा होगा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा डार्क, अब येलो तो होगा, लेकिन देखो इसमें कन्फ्यूज़न करने के लिए एक दो चीज़ें दे दी है, कि येलो भी दे दिया और लाइट भी दे दिया। ठीक है, बाकी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, लाइट और येलो में कन्फ्यूज़न है, बाकी उसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो लाइट होगा या डार्क होगा, तो इसमें डार्क होगा भाई साहब। ठीक है, लाइटली का मतलब लाइटली तो वो नॉर्मली भी रहता है,
जब नॉर्मली जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता ही है, ठीक है, लाइटली येलो कलर ही होता है। लेकिन जब जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो वो डार्क येलो दिखता है, ठीक। इसको ध्यान से रखना। अब जैसे आप और समझना, जैसे ये भी है जो चाय की टी लाइक। अब टी लाइक किस कंडीशन में होता है,